हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफी भूगोल का एपिसोड 3 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग इसका एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, पृथ्वी की गतियाँ यानी कि मोशंस ऑफ द अर्थ। इसमें हम लोग देखेंगे कि अर्थ मोशन कैसे करती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला हमारे पास है पृथ्वी की गतियाँ, मोशन ऑफ द अर्थ। इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। देखो, जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, पहले मैं इसको थोड़ा सा समझा दूं। जो अर्थ है अपनी, वो कैसे रोटेट करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर ये मूव करती है। इतना तो पता है, वेस्ट से ईस्ट की ओर यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करती है अपने अक्ष पे, अपने एक्सिस पे। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। देखो, एज यू नो दैट द अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन। अर्थ की क्या होती है? दो तरह की मोशन होते हैं, नेमली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। जो अर्थ होती है, जब अर्थ क्या करती है, एक्सिस पे अपने एक्सिस पे घूमती है, उसको क्या बोलते हैं? रोटेशन बोला जाता है। जब अर्थ क्या होती है, अपने अक्ष में घूमती है, उसे घूर्णन बोला जाता है। और जब अर्थ सूर्य का चक्कर लगाती है, जब सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसे क्या बोला जाता है? रेवोल्यूशन। उसे क्या बोला जाता है? परिक्रमण बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में रेवोल्यूशन और हिंदी में परिक्रमण। ये कैसे घूमती है? सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में। इतनी बात हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमती है। तो यहाँ पे अर्थ के दो तरह के मोशन होते हैं, हमें क्लियर हो गया। अर्थ क्या करती है? दो तरह के मोशन करती है। एक अपने एक्सिस पे घूमती है, वो कितना करती है, उसको क्या बोलते हैं? घूर्णन या रोटेशन। और एक सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण या रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि अर्थ के कितने टाइप्स की ऑफ मोशंस करती है अर्थ, तो टू टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं अर्थ के अंदर। कौन कौन से? रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। यहाँ पे बच्चों आपको दो फिगर दिख रहे होंगे, दो फिगर यहाँ पे दिख रहे हैं। एक ही चीज है वो, एक मैंने इंग्लिश में लिया है, एक मैंने हिंदी में लिया है, ताकि दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम के बच्चे इसको आराम से अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। जो अर्थ में ये एक्सिस लाइन है, ये क्या है? एक काल्पनिक है, ये एक इमेजिनरी लाइन बनाई गई है ग्लोब में। अर्थ में ऐसी कोई लाइन नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन बनाई गई है। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाती है, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। देखो, अब इसकी डेफिनेशन सुनते हैं, समझाऊंगा मैं इसको इस फिगर के अकॉर्डिंग। द एक्सेस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। अब इस फिगर को ध्यान से देखना। ये अपना अर्थ है, जो क्या करती है? ये तो अपनी अर्थ है, जो क्या है? टिल्ट है, थोड़ी सी झुकी हुई है, ये हो गया। और ये बीच की लाइन है, ये वाली लाइन, ये आपको दिख रही है, इमेजिनरी लाइन है। ये एक इमेजिनरी यानी कि एक्सिस है, एक इमेजिनरी लाइन। अब जो पृथ्वी अगर सीधी सीधी होती तो ये एक सीधी लाइन है। अगर अर्थ सीधी होती तो ऐसे होती। ये कितनी झुकी हुई है? 23.5, 23.5 डिग्री है, झुकी हुई है, 23.5 डिग्री है, झुकी हुई है। और इधर से ये अगर सीधी होती, ऐसे होती, तो ये कितने कितने का एंगल बनाती है? 66.5 का एंगल बनाती है। वही चीज यहाँ पे दिया गया है। पृथ्वी का एक अक्ष काल्पनिक रेखा है, जो इसके अक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाती है। अक्षीय सतह ये है, अक्षीय प्लेन, यहाँ से क्या बनाती है? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इतनी झुकी है, 66.5 डिग्री। आपको समझ में आ रहा होगा। ये इसकी क्या है? ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है, एक्सिस है। और यहां से इसके यहां तक का
ऑर्बिट प्लेन तक का एक कितना एंगल बनाती है, 66.5 का एंगल बनाती है, 66.5 का एंगल बनाती है। वैसे ही अगर अर्थ सीधी होती है तो झुकी हुई है, अर्थ थोड़ा टिल्ट है तो कितनी झुकी हुई है, 23.5। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अगर आपसे पूछता है पृथ्वी के अक्षीय समतल में कितनी झुकी हुई है, वो हो गया 23.5 डिग्री, यानी कि 23.5 डिग्री टिल्ट है। और ये कितना एंगल बनाती है, ये बनाती है 66.5, यानी कि 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी पर अक्षीय एक काल्पनिक रेखा है जो इसके अक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो अक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे अक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, वो तो अलग चीज हो गया। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ ऑर्बिट प्लेन। दोस्तों आपने लीप ईयर का नाम सुना होगा, लीप ईयर। तो लीप ईयर, और ये भी पता होगा कि कभी कभी फरवरी 29 डेज की होती है, कब होती है, कितने सालों में होती है, वो सब हम इसमें सीखते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन सुनते हैं। डेफिनेशन सुनते तो ये क्या बोलता है, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर अक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। जब भी अर्थ सूर्य का रोटेशन करती है तो उसे क्या बोला जाता है, एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में उसे अर्थ का परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। तो ये क्या करती है, ये 365 दिन में हम बोलते हैं कि 365 दिन में अर्थ क्या करती है, सूर्य का रोटेशन करती है। बट हर साल इसमें 6 घंटे और ऐड होते हैं जो हम अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, इसको इसमें जोड़ते नहीं है। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे होते हैं। अब हर साल देखो 6 घंटे एक्स्ट्रा अर्थ क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। हम तो 365 दिन मानते हैं, बट 365 दिन और 6 घंटे, हर साल के 6 घंटे इसमें जुड़ते हैं। तो 4 साल में कितना हो जाएगा, 24 घंटे हो जाएंगे। 24 घंटे मतलब एक दिन हो जाएगा, 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। इसको क्या करते हैं, जब 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा होता है इसको तो फरवरी में जोड़ देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसे वर्ष जिसमें 66 दिन होते हैं उसे लीप ईयर कहा जाता है। देखो जो 2020 है, ये 2020 है, ये भी क्या है, लीप ईयर है। और हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, यानी कि अब कब होगा, 2024 में लीप ईयर होगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि अर्थ क्या करती है, हर साल में क्या होता है, इसमें 6 घंटे और जुड़ते हैं, यानी कि 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का चक्कर लगाती है। तो एक साल में 6 घंटे, 2 साल में फिर 6 घंटे, 3 साल में फिर 6 घंटे और 4 साल में फिर 6 घंटे, यानी कि 6 चक्को 24, यानी कि 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। उस एक एक्स्ट्रा दिन को क्या करते हैं, उस एक एक्स्ट्रा दिन को हम इसमें जोड़ देते हैं 4 साल बाद। तो जो 365 दिन का एक साल होता है तो चौथे साल 366 दिन हो जाते हैं। तो 6 घंटे जुड़ते हुए हर साल 6 घंटे जुड़ेंगे तो 6 चौको 24, यानी कि 4 साल में एक एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा, उसको फरवरी में ऐड कर दिया जाता है। इसलिए फरवरी 4 साल बाद 29 डेज की होती है। जो 2020 है वो लीप ईयर है, फरवरी इसकी कितनी गई थी, 29 गई थी। अब जो 2024 होगा वो अगला लीप ईयर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। लीप ईयर, the second motion of the earth around the sun in its orbit is called revolution। पता है हमें, it takes 365 1/4 days to revolve around the sun. We consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours of the sake of convenience. 6 hours saved every year are added to make one day over a span of 4 years. This surplus day is added to the month of February. This every 4 year. February is of 29 days. Every 4 year, प्रत्येक 4 साल बाद फरवरी क्या होती है, 29 डेज की होती है इंस्टेड ऑफ 28 डेज। सच अ ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। तो हर 4 साल बाद क्या आता है यहाँ पे,
लीप ईयर आता है। हर 4 साल बाद क्या होगा, एक लीप ईयर होगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा दिन जुड़ेगा। इसी को क्या बोला जाता है, लीप ईयर बोला जाता है। होप यू गाइज अंडरस्टैंड, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, इसको रिकॉल करते हैं। देखो अर्थ क्या करती है, 365 1/4 इतने दिनों में सूर्य का चक्कर लगाती है। यानी कि एक साल और 6 घंटे, एक साल 6 घंटे में सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये 6 घंटे जुड़ते जुड़ते 6 6 6 6, तो 4 साल बाद, यानी कि 4 साल बाद ये कितने होंगे, 4 साल तो ये हो गए, और प्लस 1 डे एक्स्ट्रा हो जाएगा, होगा। तो 1 डे एक्स्ट्रा होगा, तो इस 1 डे को अब हम हर साल 365 दिन को क्या मानते हैं, ये बोलते हैं कि सूर्य का चक्कर अर्थ लगाती है। लेकिन 6 घंटे भी तो उसमें हर साल ऐड होते हैं। उन 6 घंटों को हर साल ऐड ना करके क्या किया जाता है, हर 4 साल बाद एक दिन एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है, एक दिन एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है। अब देखो सबसे कम महीना होता है फरवरी का, फरवरी का सबसे कम महीना होता है 28 डेज का। तो उसी में हर 4 साल बाद उस दिन को, उस एक्स्ट्रा दिन को जोड़ दिया जाता है। यानी कि कभी कभी फरवरी क्या हो जाती है, 29 डेज की हो जाती है। हर 4 साल बाद फरवरी क्या होती है, 29 डेज की होती है। तो जैसे 2020 लीप ईयर था, इसी को लीप ईयर बोला जाता है जब फरवरी 29 डेज की होती है। जब अब 2020 अभी क्या था, लीप ईयर था। अब इसके 4 साल बाद यानी कि 2024 क्या होगा, अगला लीप ईयर होगा। फिर 2028 अगला लीप ईयर होगा। हर 4 साल बाद अब क्या आएगा, लीप ईयर आता है। इसी को क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोला जाता है। बच्चों फिगर आपको दिख रहा होगा। इसमें हम पता करेंगे, इसमें पता करेंगे कि जो अर्थ में, जो हमारी पृथ्वी में मौसम चेंज होता है, मौसम चेंज होता है वो किस अकॉर्डिंग होता है। तो अगर हम इस फिगर को अच्छे से देखें, यहाँ आपको दिया है 21 जून, 21 जून। यहाँ आपको दे रखा है क्या, 23 सितंबर। यहाँ दे रखा है 22 दिसंबर, और यहाँ दे रखा है 21 मार्च। इतना आपको दिखा। और सन क्या है, सेंटर में। सन क्या है, सेंटर में। ये बात क्लियर है। अब पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर वापस लौट के इसी फिगर में आएंगे, तो ये फिगर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आप इसी फिगर को देख के जो अर्थ में जो मौसम चेंज होते हैं उसको आप आसानी से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। 21 जून को क्या होता है, अगर ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये क्या कर रही है, बीच में सेंटर में क्या है, सन है। यहाँ क्या हो गया, 21 जून, 21 जून है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। अब क्या अर्थ कैसी है, ऐसे है ना, ऐसे थोड़ा सा झुकी हुई है, ऐसे थोड़ा सा झुकी हुई है। तो उत्तरी गोलार्ध जो इसका नदर्न हेमिस्फीयर है, वो क्या होता है, सूर्य की तरफ झुका हुआ है। 21 जून द नदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्ट टुवर्ड्स सन। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। जो सूर्य की किरण है, ये कर्क रेखा है, जो ये आपकी इक्वेटर होगी और ये कर्क रेखा होगी। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। एज ए रिजल्ट दीज एरिया रिसीव मोर हीट। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। जो ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र हैं, द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ सन आर स्लांटिंग। यहाँ पे क्या होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। द नॉर्थ पोल इज inclined towards the sun and the places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है। Since a large portion of northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the region north of equator. 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। देखो क्वेश्चन यहाँ से बन गया, कितनी डेट को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, तो कब होती है, 21 जून को।
पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं ये क्या बोलता है, एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिसीव्ड, इट इज अ विंटर सेशन देयर, द लाइट आर लॉन्गर देन द डेज, this position of the earth is called a this position of the earth is called a summer solstice, summer solstice। तो अब फिगर में देखते हैं, फिगर में चलते हैं, इसको देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये क्या बोल रहा था, ये सन है, यहाँ पे क्या है, सूर्य है। सूर्य की किरणें क्या हो रही हैं नदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। नदर्न हेमिस्फीयर में क्या पड़ती है, डायरेक्ट पड़ती है, डायरेक्ट पड़ती है, जिससे यहाँ पे क्या होता है, हीट होती है, गर्मी का मौसम होता है। नदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा, गर्मी का मौसम होगा, और वही सदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, विंटर होगा, यानी कि सर्दी का मौसम होगा। सॉल्स्टिस, समर सॉल्स्टिस बोला जाता है 21 जून को। और 21 जून ही ऐसी डेट है, 21 जून ही ऐसी डेट है जब क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है और छोटी रात होती है, बड़ा दिन और छोटी रात। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर, 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये अपनी अर्थ है जो सन का चक्कर लगा रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपनी पृथ्वी पहुंची होगी। तो ये क्या बोलता है, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। जो ये रेज पड़ती है किसमें पड़ती है, दक्षिणी ध्रुव में पड़ती है, दक्षिणी ध्रुव में पड़ती है। सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। तो 22 दिसंबर को क्या होगा, जो दक्षिणी गोलार्ध होगा उसमें ग्रीष्म ऋतु होगी, यानी कि गर्मी का मौसम होगा, ज्यादा प्रकाश प्राप्त होता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन व छोटी रात होती है। 22 दिसंबर को क्या होता है, जो दक्षिणी गोलार्ध होती है उसमें बड़े दिन व छोटी रातें होती हैं, रातों वाली ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी का मौसम होता है। 22 दिसंबर को जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी का मौसम होगा। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण आयनात कहा जाता है। तो इसको देखते हैं, दक्षिण आयनात कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है इस टाइम पे, ऑस्ट्रेलिया का है अपना, इधर है ऑस्ट्रेलिया आपका। देखो अगर मैं अर्थ की बात करता हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया इधर पड़ता है, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो क्रिसमस हमारा 25 दिसंबर को जो क्रिसमस पड़ता है उस टाइम पे हमारे यहाँ पे इंडिया में तो क्या होता है, विंटर होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है इस टाइम पे, समर होता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, समर का टाइम होता है। On 22nd December, the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the South Pole, tilts toward it. As the sun rays falls vertically at the Tropic of Capricorn, 23.5 degree south, a large portion of the southern hemisphere gets light. Therefore, it is summer in the southern hemisphere with longer day and shorter nights. The reverse happens in the northern hemisphere. The position of the earth is called the winter solstice. Do you know the Christmas is celebrated in Australia in summer season? जो चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, तब आपको यहाँ पे समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा इसको रब कर लेता हूँ और फिर चलते हैं मैप की तरफ। मैप देखते हैं इसका, और जो आपकी इमेज थी, इमेज में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये बात कर रहा है 22 दिसंबर की बात कर रहा है। 22 दिसंबर में क्या होता है, यहाँ पे जो नदर्न हेमिस्फीयर है, नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंटर का मौसम होता है, सर्दी होती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में ग्रीष्म ऋतु होती है, यानी कि गर्मी का मौसम होता है। क्यों होता है, देखो जो सनलाइट है, सनलाइट क्या होती है इस टाइम पे, जो सदर्न हेमिस्फीयर है, साउथ जो दक्षिणी ध्रुव है उसमें क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है, सदर्न हेमिस्फीयर में सीधी पड़ती है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे समर हो जाएगा, समर
यानी कि ग्रीष्म ऋतु होगी। और वैसे ही नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, नदर्न हेमिस्फीयर में आपका विंटर सीजन चलेगा, यानी कि सर्दी ऋतु होगी, सर्दी की ऋतु होगी। और क्या होता है यहाँ पे देखो, 22 दिसंबर यानी कि 25 दिसंबर को जो क्रिसमस होता है, क्रिसमस क्या होता है, अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में उस टाइम पे क्या होता है, विंटर सेशन होता है, विंटर होता है, ठंड होती है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, सदर्न हेमिस्फीयर में। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, सदर्न हेमिस्फीयर में। वहाँ पे क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे क्या होती है, समर होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, जो क्रिसमस होता है वो किसमें सेलिब्रेट होता है, समर में सेलिब्रेट होता है। ठीक है, इतनी बात। अगर क्वेश्चन आपका बनता है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें समर में क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है, समर में क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि उस टाइम पे एशिया में तो क्या होता है, एशिया कॉन्टिनेंट में क्या होता है, देखो एशिया में अगर बात करें तो अगर मैं अर्थ लेता हूँ, अर्थ ले लिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, यूरोप, एशिया, दक्षिणी अफ्रीका, यहाँ पे अंटार्कटिका, यहाँ पे कोई रहता नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो 25 दिसंबर जब विंटर होती है तो वहाँ पे क्या होता है, समर होता है, और समर में उनका क्रिसमस सेलिब्रेट होता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर होते हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने होते हैं, कहीं आपको इस तरह से मिलेंगे नहीं। लेकिन जो एनसीईआरटी जो आपकी बहुत डीप नॉलेज बढ़ाती है, तो फोकस ऑन द एनसीईआरटी बुक, बहुत अच्छे से आप पढ़ो, इसको अंडरस्टैंड करो। और यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए पिक्चर्स डाली गई हैं ताकि आप आराम से इसको आराम से इसको क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगली बात करते हैं 21 मार्च एवं 23 सितंबर। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती हैं। जो ये अर्थ का रोटेशन है, अर्थ का रोटेशन है, यहाँ पे आपका क्या हो गया, 21 मार्च, और यहाँ पे 23 सितंबर। तो यहाँ पे 21 जून था, 21 जून हो गया, और यहाँ 21 मार्च हो गया, और यहाँ 23 सितंबर हो गया, और यहाँ पे 22 दिसंबर हो गया। तो 21 जो मार्च है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है, जो इक्वेटर पे है, यहाँ से हो और यहाँ हो, तो सनलाइट क्या होती है, डायरेक्ट पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता। यहाँ पे क्या होता है, सूर्य की ओर कोई भी ध्रुव नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं, इसे विषुव कहा जाता है। ऑन 21 मार्च एंड September 23rd, direct rays of the sun fall on the equator. At this position, neither of the poles is tilted towards the sun, so the whole earth experiences equal rays and equal days and equal nights. This is called equinox, विषुव। आगे बात करता है ये 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। जो 23 सितंबर है वहां पे उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। देखो अर्थ ऐसे टिल्टेड है, ऐसे है, तो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, शरद ऋतु होगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, तब दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन व रात तथा ऋतु में परिवर्तन होता है। मैं इस फिगर को थोड़ा सा और क्लियर आउट करता हूँ। ये एक दीर्घवृत्ताकार में अर्थ का चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है अर्थ। तो अब ये क्या बात कर रहे हैं, 23 सितंबर यानी कि 23 सितंबर, इसकी बात कर रहे हैं, 23 सितंबर। यहाँ पे अर्थ की पोजीशन क्या होगी, अर्थ कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से होगी, यहाँ से इक्वेटर गई है। तो ये क्या बोलता है कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती है इक्वेटर पे, और यहाँ पे क्या होगा, शरद ऋतु होगी। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी, यहाँ क्या होगा, शरद ऋतु होगी, इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ी, यहाँ क्या होगा, शरद ऋतु होगी। और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, बसंत ऋतु होती है। जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी 21 मार्च को, 21 मार्च इधर चला गया, एक मिनट, 21 मार्च यहाँ चला गया, 21 मार्च को जब क्या होगा, ऐसे हो जाएगा,
ये ऐसे हो जाएगा और ये इक्वेटर आ गई। तब क्या होगा 21 मार्च को जब दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी, यहाँ क्या होगा शरद ऋतु होगी, तो उत्तरी गोलार्ध, तो जब उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, अगर दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु हो रही तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, यहाँ उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा बसंत ऋतु होगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतु में परिवर्तन होता है। ऑन 23 सितंबर इट इज autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. The opposite is the case on 21st March when it is spring in the northern hemisphere and autumn in southern hemisphere. autumn मतलब पतझड़ होता है, जो पतझड़। Thus you find that there are days and nights and changes in the seasons because of the rotation and revolution of the earth respectively. अगर मैं आपको पिक्चर पे ले जाऊं, ये है, पहले बात कर लेते किसकी 21 मार्च की। 21 मार्च में क्या होता है, यहाँ पे जो सनलाइट होती है, जो सूर्य का प्रकाश होता है, वो क्या होता है यहाँ पे डायरेक्ट होता है किसमें, इक्वेटर पे। अगर ये अर्थ है तो यहाँ से इक्वेटर गई होगी, ये इक्वेटर है, ये इस तरह से इक्वेटर गई, तो जो सनलाइट है वो क्या पड़ती है पूरे इक्वेटर पे डायरेक्ट आती है, 21 मार्च हो या 23 सितंबर हो, तो इक्वेटर पे क्या होती है सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, जिससे क्या होता है जिससे दिन व रात बराबर हो जाता है, तो इसी के कारण जो अर्थ रोटेट करती है, जो अर्थ में रोटेशन होता है, इसी के कारण क्या होता है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज होते हैं, ऋतु में परिवर्तन होता है, क्लाइमेट चेंज होती है। देखो 21 जून को क्या था, समर था, किसमें 21 जून को अगर समर आया तो किसकी वजह से आया, जब अर्थ ने रोटेशन किया, धीरे धीरे अर्थ रोटेट करती हुई सितंबर में आई, फिर रोटेशन हुआ दिसंबर में गई, फिर रोटेशन हुआ मार्च तक आई, फिर रोटेशन हो गई, फिर जून में आ गई। तो जून 21 को नदर्न हेमिस्फीयर में समर था और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या था, विंटर था। वैसे ही 22 दिसंबर को नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर था और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या था, समर था। और एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो समर में अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करता है, वो कौन सा था, ऑस्ट्रेलिया। हमें इतना अच्छा क्वेश्चन हमें मिला इसको हमें पढ़ के। तो बच्चों ये था चैप्टर 3 यानी कि एपिसोड 3। इसमें हमने अर्थ का रोटेशन देखा, इसमें क्लाइमेट चेंजेस देखे, तो बहुत सारी चीज़ हमने इसमें सीखी। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।